नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां सोमवार को भू कानून समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 80 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। आज मंगलवार को सीएम धामी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास जमीनों के दुरुपयोग की कई शिकायतें सामने आई थी, इसलिए हमने भूमि कानून की सिफारिशों की जांच करने का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने आगे कहा कि हम किसी को यहां आने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जमीन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भू कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो उत्तराखंड के लिए लंबे समय तक काम करने वाले कई लोगों ने मुझसे कहा कि कानून में कुछ अच्छा संशोधन किया जाए। हमने इसके लिए एक समिति गठित की थी जिसने रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने आगे कहा कि भू कानून की सिफारिशों की जांच करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद उत्तराखंड के हित में भू कानून में संशोधन किया जाएगा। और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। उनको जो है जो जिस उपयोग के लिए ज़मीनें जाती हैं उसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ जो जरूरी संशोधन है उन जरूरी संशोधनों को हम लागू करेंगे और जल्दी हम इस पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ की ज़मीनें सुरक्षित रहें। जल जंगल और ज़मीन तीनों पर जो है हमारा पूरा अधिकार है। उस दिशा में हम सख्ती से काम करेंगे। और कमेटी ने कल ही तो देखिए, कैबिनेट में चर्चा के बाद होगा भू कानून में संशोधन। बड़ी तैयारी है इस उद्देश्य से कि जो उत्तराखंड की जमीन है उसका दुरुपयोग ना हो। इसको लेकर सख्त भू कानून बनाने की कवायद जो है शुरू होगी और बाकायदा बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, सीएम धामी की तरफ से एक सख्त भू कानून लाने की जो बड़ी कवायद है ताकि उसमें संशोधन किया जाए, इसको लेकर एक उन्होंने बड़ी पहल की है ताकि आने वाले समय में जो भूमि है उसका मिसयूज ना हो, दुरुपयोग ना हो। देखिए, उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बीते वर्ष जुलाई माह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने कल मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 23 इसमें बिंदु बेहद महत्वपूर्ण हैं और हिमाचल से भी सख्त भू कानून बनाने की इसमें सिफारिशें की गई हैं। इसमें 2-3 बिंदु प्रमुख हैं। एक तो भूमि जिस आशय के साथ, जिस उपयोग के साथ ली जाती है उस उपयोग में लाई नहीं जाती। दूसरा, डीएम्स कई बार 143 जो करते हैं एसडीएम की कोर्ट से, सबसे ज्यादा शिकायतें उसकी हैं। इसमें रिकमेंडेशन की गई है कि समिति ये अधिकार शासन को दे और शासन स्तर से निर्णय हो। इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सुभाष कुमार, वो कई बड़े पदों पर रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, वो खुद हिमाचल के रहने वाले हैं, लिहाजा उन्हें अच्छा ज्ञान भी है। तो कमेटी के अन्य साथियों ने जो रिपोर्ट दी उस पर आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के जल जंगल जमीन का राज्य के हित में सदुपयोग हो। कोई बाहरी व्यक्ति किसी इस प्रकार की साजिश के साथ ना आने पाए कि वो जमीनों का घोटाला करेगा, जमीनें किसी और आशय से लेगा और उसका कहीं और मिसयूज होगा। कई दफा लोग ट्रस्ट के नाम पे, स्कूल विद्यालय के नाम पर या कोई धर्मार्थ के काम पर या सरकारी किसी योजना के लिए जमीन लेते हैं पर उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें रुकेंगी और एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी अपने परिवार के अन्य सदस्यों या अपने नाम समेत सिर्फ एक ही जमीन 250 वर्ग मीटर तक, जो कि स्क्वायर फीट में 2600-2700 स्क्वायर फीट के आसपास होती है, यानी एक मकान बनाने योग्य, उतनी ही ले पाएगा उत्तराखंड में, दूसरी नहीं ले पाएगा। चूंकि बड़ा मामला है, लिहाजा कमेटी की जो रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट को सरकार कैबिनेट में लेके जाएगी और कैबिनेट में अपने साथियों से डिस्कस करने के बाद या तो अक्षरशः या किसी बिंदु पर किसी कैबिनेट के साथी की, कैबिनेट के मंत्री की कोई राय या टिप्पणी होगी तो उस पर सरकार विचार करके इस पर निर्णय लेगी। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने एक बड़ा फैसला किया है क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इसकी मांग लगातार उठ रही थी। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से सुदीप शिकायतों के संज्ञान में लेते हुए इस विचार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उन शिकायतों का क्या होगा जहां दुरुपयोग हुआ है? क्या उन शिकायतों पर भी संज्ञान लिया जाएगा और वो कानून क्या उन पर भी इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, कानून जिस दिन से बनता है वो उस दिन की बात करता है। मसलन कोई अथॉरिटी यदि 90 में बनी, यदि देहरादून का मसूरी देहरादून प्राधिकरण 1983 में बना,
उससे पहले का कोई निर्माण यदि है तो उस पर यह व्यवस्था सामान्य तौर पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो एमडीडीए बनने से पहले बना। जहां तक आपने मिसयूज की बात की, तो उसमें समय समय पर हम देखते हैं डीएम, एसडीएम, नगर पालिका, नगर निगम या संबंधित प्राधिकरण अभियान चलाते हैं डिमोलिशन का, जमीन पर कब्जा लेने का, जमीन लेके सरकार में निहित करने का। तो ये कार्रवाई चला करती है। पर सरकार अब जो अपना भूमि विनाश अधिनियम है, जिसको डीएलए एक्ट भी कहते हैं, उसमें संशोधन लाना चाहती है सरकार, ताकि जमीनों का मिसयूज ना हो। देखिए, जोत उत्तराखंड में पहले ही कम है, बहुत सुंदर है, नैसर्गिक सुंदरता बहुत है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, होटल यहां खोल रही हैं, बहुत तेजी से निवेश हो रहा है, पर जमीनों पर बहुत बड़े भूमाफिया टाइप के लोग काबिज ना होने पाए, ये सरकार की चाहत है। बिल्कुल, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं दुरुपयोग जो है उस पर अंकुश लगेगा। ठीक है, आप सुदीप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकेएसएससी पेपर लीक केस की जांच पर सभी से भरोसा करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य में एक नजीर बनेगी। हमारी चल रही है और जांच बहुत सही दिशा में चल रही है। उसमें रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब तक कि अंतिम व्यक्ति जो उसमें शामिल होगा, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जिससे कि कभी भी कोई भी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने के बारे में, करना तो दूर, सोचना भी न, उसके लिए जो है मुनासिब न हो, उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हरिद्वार में तृतीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे। नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। 6 से 8 सितंबर तक होगा पंचायत चुनाव के लिए नामांकन। 318 ग्राम पंचायतों में चुने जाएंगे 4305 जनप्रतिनिधि। 26 सितंबर को वोटिंग और 28 सितंबर को काउंटिंग होगी। 9 से 11 सितंबर के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 13 सितंबर को प्रतीकों का आवंटन होगा। तो ये बड़ी अपडेट, 318 ग्राम पंचायतों में चुने जाएंगे करीब 4305 जनप्रतिनिधि, और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया देखिए, इसके लिए पूरी जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है, समय निर्धारित कर दिया गया है और जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख बताई जा रही है, तो 13 सितंबर को प्रतीकों का आवंटन होगा। तो हरिद्वार में तृतीय पंचायत चुनाव को लेकर व्यवस्थाएं जो हैं सुदृढ़ कर ली गई हैं। तो वही देखिए, हरिद्वार पंचायत चुनाव की बड़ी बातें आपको बता दें। 318 ग्राम पंचायतों में चुने जाएंगे 4305 जनप्रतिनिधि। ग्राम प्रधान 318, ग्राम पंचायत सदस्य 3722, क्षेत्र पंचायत सदस्य 221। साथ ही 318 ग्राम पंचायतों में क्योंकि जनप्रतिनिधि चुनने हैं, इसके लिए व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 6, 7 और 8 सितंबर के मध्य जो है लक्सर विकासखंड में प्रधान पद, सदस्य ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए टोटल 12 काउंटर लगाए गए हैं। प्रधान और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं न्याय पंचायतवार, और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए जो 4 काउंटर लगाए गए हैं। उसमें 1 से 10 जो वार्ड हैं क्षेत्र पंचायत की, वो 1 ARO को दिए गए हैं। इस प्रकार टोटल हमारे विकासखंड में 12 काउंटर चल रहे हैं, जो विधिवत रूप से पर्याप्त स्पेस सभी जगह जो प्रत्याशी उनके लिए नॉमिनेशन के लिए दिया गया है। प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। जहाँ तक धारा 144 की व्यवस्था है, पर्याप्त पुलिस बल विकासखंड परिसर में है। सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रत्येक नॉमिनेशन सेंटर पे भी जो है पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, और समय समय पे खंड विकास अधिकारी और SDM साहब जो है उनके द्वारा भी और उच्चाधिकारी द्वारा भी जो है समय समय निरीक्षण किया के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है, और मैं अभी विकासखंड कार्यालय लक्सर में आया हूँ। यहाँ पर नामांकन की जो प्रक्रियाएं हैं वो RO ARO के स्तर से बहुत विधिवत तरीके से संचालित हो रही है, और वोटर लिस्ट वगैरह देने की जो कार्रवाई है वो BDO के द्वारा की जा रही है, और जो नामांकन प्रपत्र खरीदे जा रहे हैं वो भी BDO साहब के स्तर से वितरण किए जा रहे हैं। और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, शांति व्यवस्था भली भांति बनी हुई है, और किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक नहीं है, और लगातार नज़र
बनाए हुए हैं और पर्याप्त फोर्स यहाँ पे शांति व्यवस्था के लिए लगाई गई है। देखिए, धारा 144 प्रभावी है और वो जो नामांकन क्षेत्र है जहाँ पे लोगों का आना जाना है, कुछ चीज़ों में उसमें धारा 144 में जो छूट दी गई है नियमानुसार उसमें ऑर्डर में मेंशन है। तो 13 सितंबर को प्रतीकों का आवंटन होगा और हरिद्वार में तीसरे पंचायत चुनाव के लिए देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, खास व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली गई हैं। चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए तीसरे पंचायत चुनाव है, व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं, किस तरीके की आपको जमीनी स्तर पर तैयारियां दिख रही हैं? जी देखिए, हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव के लिए आज से जो नामांकन पत्र हैं वो जमा होने लगेंगे और 3 दिन की प्रक्रिया चलेगी। इन सब के बीच राजनीतिक दलों की भी तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में हरिद्वार में इतनी मजबूत नहीं है, पर बीते दिने जिस प्रकार से अन्य दलों के लोग कांग्रेस बसपा को छोड़कर भाजपा में आए, भाजपा में शामिल हुए और कल ही हरपाल साथी कांग्रेस छोड़ के आए हैं। ये 3 बार के सांसद रह चुके हैं, ये इसके पहले भाजपा में भी कभी थे, पर अंत में वो अपने घर में लौट आए हैं। तो पार्टी बहुत गंभीरता से इसको ले रही है और आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत सदस्यों के अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर देगी, जो नाम क्लियर हैं, जिन पर कोई विवाद या कई आवेदन नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने बताया है कि जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं और शाम तक ये पहली सूची जारी हो जाएगी कि किस सीट पर पार्टी किसे आधिकारिक तौर पर अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार रही है। कहने को तो ये हरिद्वार एक ही जिले में चुनाव है, पर दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करत माहरा, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है जो शाम तक अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस ने भी कई आवेदन पार्टी में प्रत्याशी के तौर पर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जिला पंचायत सदस्य को आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी घोषित करेगी, ग्राम प्रधान या ब्लॉक बीडीओ स्तर पर, बीडीसी स्तर पर वो अपना टिकट नहीं जारी करेगी और कांग्रेस भी इसी पद्धति पर चल रही है। बिल्कुल। और सुदीप, सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम वहां पर मुकम्मल किए गए हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान हम लोग देखते हैं किस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आती है, विवाद होते हैं, वो सब ना हो इसको लेकर क्या खास इंतजाम है? जी देखिए, आज से तो नॉमिनेशन शुरू हुआ है, वोटिंग में भी वक्त है, लेकिन धारा 144 लगा दी गई है और बहुत बड़ी संख्या में जो आवेदक हैं वो पहुंच रहे हैं। तो जो जिन स्थानों पर ये पत्र बिक रहे हैं, चाहे एसडीएम ऑफिस हो या कलेक्ट्रेट के आसपास, वहां बैरिकेडिंग लगाई गई है, लोगों को रोका जा रहा है और जो फॉर्म लेने हैं वो 5 ही लोग अंदर जा सकते हैं और जो फॉर्म ले रहे हैं उनकी डिटेल भी नोट की जा रही है कि कौन व्यक्ति फॉर्म लेके गया, उसका फोन नंबर क्या है और पता क्या है। ये एक सामान्य प्रक्रिया, इसका पालन किया जा रहा है। धारा 144 लगने के बाद जो हरिद्वार जिला पंचायत का क्षेत्र है वहां पुलिस ने भी अपनी निगरानी बढ़ाई है। मसलन कहीं मारपीट झगड़े ना होने पाए, कहीं से इलिसिट यानी अवैध मदिरा ना आने पाए, किसी भी प्रकार से कोई पुरानी रंजिश ना होने पाए, कोई किसी को डराने धमकाने ना पाए, क्योंकि ये बड़ी जटिल राजनीति है। गांव की प्रधानी से लेकर जिला पंचायत की, हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और सभी एक दूसरे में कोई ना कोई कमियां निकालते हैं, तो इससे कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इस पर भी खास फोकस है। खुद जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे मुंबई में हैं, वो ग्रामीण इलाकों में अपने एसडीएम से और अपने मजिस्ट्रेटों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, चाहे पंचायती चुनाव क्यों ना हो, देखिए बीजेपी जो है खास तौर से ध्यान देती है, चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्शन मोड में रहती है। ऐसे में क्या तैयारी बीजेपी की तरफ से है चुनाव को लेकर? और प्रत्याशियों का तो आपने बताया किस तरीके से नामांकन के लिए तैयारी वहां पर हो रही है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमेटी बनाई थी, जो कमेटी हरिद्वार जाके हरिद्वार व रुड़की में प्रत्याशियों से बातचीत करके अपनी लिस्ट बनाई है और इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी में डिस्कशन हुआ है। एक डिस्कशन हुआ है और आज शाम को प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं। देखिए, नए प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनकी ये पहली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि भाजपा पंचायत चुनाव में विशेषकर हरिद्वार में पिछड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि विधानसभा में जो नतीजे आए वो पार्टी के मनमाफिक नहीं थे। जो विधानसभा में प्रत्याशी चुनाव हारे, हरिद्वार ग्रामीण में यतीश्वरन जो सरकार में कैबिनेट मंत्री थे चुनाव हार गए, लक्सर से संजय गुप्ता चुनाव हार गए, ज्वालापुर से भी पार्टी के प्रत्याशी हारे।
तो एक नकारात्मक माहौल था और हमने चुनाव के बाद देखा ये प्रत्याशी खुलकर गुटबाजी का आरोप लगा रहे थे। कल मेरी जिले के जो सांसद हैं, हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनसे भी बातचीत हुई और आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी, दोनों ही कहते हैं कि ये पार्टी में कोई गुटबाजी या लड़ाई नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ रही है और वो जीत सुनिश्चित करेगी। और दूसरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस चुनाव को लेकर विशेष निगाह रखी हुई है, क्योंकि चंपावत में जो उन्होंने परिणाम दिए, 93% के करीब वोट लेके आए, उसी पद्धति पर भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में भी काम कर रही है। और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पार्टी ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। बिल्कुल। और देखिए, अगर बात की जाए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी तैयार हो रही है, साथ ही साथ बीजेपी, यानी कि सभी पार्टियां जो है तैयार हैं पंचायत चुनाव के लिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सुदीप, लौटती हूँ आपके पास। और देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर खास बातचीत की है हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने रमेश पोखरियाल निशंक से। आपको वो सुनवाते हैं। जिला पंचायत के लिए निर्वाचन में प्रक्रिया में नामांकन शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इनसे समझते हैं। बहुत बड़ी संख्या में इनके साथ दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं। सर, बहुत गंभीरता से ले रही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को और आप स्वयं इस मोर्चे पे सबसे आगे नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे कब आपने पीछे किसी भी मोर्चे पर कब पीछे देखा आपने? मेरी पार्टी ने जिस मोर्चे पर मुझे खड़ा किया, आगे ही रहा हूँ मैं, कभी पीछे नहीं रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी ने मुझे विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हरिद्वार के लिए मुझे आदेश दिया। और आज हरिद्वार में पिछले 5-7 साल में जो काम हुआ, जो देश की आज़ादी के बाद इतने वर्षों में नहीं हुआ, मेरा सौभाग्य है कि लोग बहुत खुश हैं और प्रमाणिक तरीके से हजारों करोड़ रुपए का काम हुआ जो लोग सोचते भी नहीं थे। यदि स्थापनाओं की सड़क, पुल, पुलिया, चिकित्सा, शिक्षा, उसी क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत जमीन आसमान का आज दिल्ली और मुंबई को मात करता है मेरा हरिद्वार। और इसीलिए पूरे हरिद्वार के लोग, चाहे वो बीएसपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, अब वो छोड़ करके इस पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको बात भी सही है। वो कहते हैं हम तो विकास के साथ चलने वाले हैं। अब हमको लगता है मोदी जी उधर बैठे हुए हैं और अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करते हैं, और इधर हम स्वयं देख रहे हैं कि हमको जो है शौचालय मिलता है, हमको आवास मिलता है, हमको फ्री विद्युत कनेक्शन मिलता है, फ्री गैस कनेक्शन मिलता है, हमको खाद्यान्न मिलता है, एक से लेकर के वो जब हम उनसे बात करते हैं तो दर उतना हमको याद नहीं रहता जितना उनको याद रहता है। तो उनको लगता है कि जब ये सारे काम हो रहे हैं तो ये तो पार्टियां जो बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच गई हैं, उस पार्टी में वो क्यों रहे? क्योंकि वहाँ भी अच्छे लोग हैं और वो सब अच्छे लोग अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर ये अभी 4 माह पहले संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव हरिद्वार में क्यों नहीं दिखा? सीटें कम क्यों हो गई? सीटें कम होना और उसका प्रभाव, मैंने पहले भी कहा कि हमारा वोट कम नहीं हुआ। कई बार समीकरण होता है, उस समीकरण के आधार पर छोटी छोटी बातें कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। लेकिन भारतीय जो यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप में पार्टी का आधार बढ़ा ही नहीं। यदि पार्टी का आधार बढ़ता नहीं तो आप देख रहे हैं कतार लगी हुई है। जिलाध्यक्ष हैं वहाँ के, ये कोई सप्ताह, अभी कल ही हम लोग सैकड़ों, लगभग 500 लोगों को तो कल ज्वाइनिंग करवाई, और प्रमुख लोगों के उससे पहले सप्ताह करवाया, उससे पहले सप्ताह करवाया, हजारों लोगों को तो अभी तक मैं ही ज्वाइनिंग करा चुका हूँ। तो ये जो होड़ है, यदि पार्टी मेरी कमजोर रहती तो ये होड़ कहाँ से लगती? कमजोर आदमी के साथ कभी आता है कोई? ताकतवर के साथ ही कोई भी खड़ा होता है। और इसलिए हमारी ताकत का एहसास लोगों को हो रहा है और हम पूरी ताकत के साथ उस ताकत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं विकास के माध्यम से। तो इसलिए लोग आएंगे हमारे साथ। डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव में परिणाम आने से पहले ही हरिद्वार जिले में गुटबाजी को लेकर भी कई विधायक नाराज होकर बोलने लगे थे। तो आपको लगता है वो गुटबाजी का जो प्रेशर था या उस वक्त का जो माहौल था और आज के माहौल में कोई अंतर है? पीछे की चीज़ों को अब आगे लाकर फायदा क्या है? अब तो आगे की बातें करो साहब, एकजुट हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफा हो रहा है, ये बात है ना। सर, इस समय यूकेएसएससी भर्ती और विधानसभा भर्ती का भी मुद्दा है। क्या आपको लगता है हरिद्वार चुनाव में इसका कोई इफेक्ट रहने वाला है? क्योंकि वन दरोगा की जो परीक्षा में मुकदमा हुआ उसमें 5 आरोपी हरिद्वार के रहने वाले। देखिए, जो ये भर्ती प्रकरण हुआ और जिस तरीके से
हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिस सशक्त तरीके से कदम उठाया, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिलने वाला है। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इनकी सरकार है और जो भी गलत आदमी उसको ये उठा करके जेल में डाल रहे हैं, ये है ना, ये तो ताकत है हमारी। तो ये उसका हमको लाभ ही मिल रहा है, उसका हमको नुकसान नहीं है। तो ये थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी कि हरिद्वार में जो गुटबाजी या पुरानी बातें थी, अब वो पुरानी बातें हो गई हैं। पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और यूकेएसएससी प्रकरण में जो मुख्यमंत्री धामी का निर्णय रहा, उससे पार्टी को फायदा मिलेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। हरिद्वार जिले में हो रहे तृतीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं आज से सभी ब्लॉकों में नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रुड़की विकास खंड पहुंचे जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, तो वहीं साथ में सीडीओ और एडीएम भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि जिन नियमों के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव हो रहे हैं और जिसके नामांकन में नियम विरुद्ध ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। जो अधिसूचना जारी की थी उसके मुताबिक 6 तारीख से यानी आज से ये त्रिस्तरीय पंचायत जो हमारे निर्वाचन है, इसकी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज इसका फर्स्ट डे है। इसके पूर्व कल हमारे मुख्य विकास अधिकारी ने सभी 6 ब्लॉकों का स्वयं व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करके नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी और आवश्यकता के हिसाब से जो सुधार होने थे उसको करवाया। हम लोग शुरू किया है। सेटिस्फैक्ट और हर अधिकारी और कर्मचारी बल भी तैनात है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन का कार्य चल रहा है। हरिद्वार जिले में तृतीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं आज सभी ब्लॉकों में आज से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। यूकेएसएससी और विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले और परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ युवाओं ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अपनी डिग्रियां जलाई हैं। युवाओं ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए एक ही सवाल किया है, आखिर क्यों करें मेहनत हम यार जब नौकरी ले जाए रिश्तेदार। युवाओं ने परीक्षाओं में धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग सरकार से की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने धांधली करने वालों के खिलाफ जांच में ढिलाई बरती तो युवा वर्ग भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। ये बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दा इस वक्त बन चुका है। जो यूकेएसएससी के पेपर जो लीक हुए हैं और जो भर्ती घोटाला उसमें हुआ है और जो विधानसभा में बैकडोर एंट्री हुई है और जो हमारे छात्रों का जो अधिकार मारा गया है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, समाज के जितने भी संवेदनशील लोग हैं, आज वो एकत्र हुए हैं यहाँ पर इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे ऐसी व्यवस्था के लिए आप? सर, सड़ चुकी है सर व्यवस्था, सड़ चुकी है, घिन आ रही है इस व्यवस्था से और थोड़ा सा तरस भी आता है इन नेताओं पर जिन्हें अपने बच्चों पर, अपने खुद की काबिलियत पर इतना भरोसा नहीं है कि ये लोग हम लोगों के साथ कॉम्पीट कर पाएँ। और अगर हमें इस व्यवस्था को बदलना है तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। और आज हम पहली बार, हम लोग 90% लोग वो हैं जो कि आज पहली बार किसी तरह के आंदोलन में, नहीं तो हम हमेशा अपनी किताबों में और अपनी क्लासरूम में बिजी रहते हैं। हमें मजबूर किया गया है यहाँ। ये जो पूरा प्रकरण है, ये यूकेएसएससी में जो घोटाले हुए हैं, जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं अभी रिसेंटली, उनमें घोटाले हुए हैं, जो बैकडोर एंट्रीज हुई हैं गवर्नमेंट पदों पर, उनके खिलाफ युवाओं का आक्रोश है। और अब अभी तक हम लोगों ने अपनी बात रखी यहाँ पे और एक रैली के माध्यम से। अब यहाँ पे जितने भी छात्र और जो भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग सांकेतिक तौर पे अपनी डिग्रियाँ जो हैं जला रहे हैं, क्योंकि डिग्रियाँ हमें नहीं लगता किसी काम की हैं। वो लोग बिना डिग्रियों के, बिना फर्जी डिग्रियों के बिना पर और फर्जी तरीक़ों से वो लोग नौकरियां पा जाते हैं, तो हमारी डिग्रियां तो किसी काम की नहीं रह जाती हैं। तो आज हम इस डिग्री को सिंबॉलिकली हम लोग इनको जला करके। अल्मोड़ा दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक प्रदेश में लैंगिक अनुपात में समानता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए जन्म से लेकर बालिग होने तक विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि इसे देवभूमि को देवियों के रूप में जाना जाएगा। हमारा यह प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, तो मैं मानती हूँ कि इस देवभूमि को देवी की भूमि बनाना है
तो निश्चित रूप से हमें लैंगिक समानता की ओर बढ़ना पड़ेगा। लड़की को पैदा होने से लेकर लड़की को पैदा होने के बाद के दोनों हमको समान अवसर देने होंगे। जब ये समान अवसर हम दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो है वो देवी के भूमि में भी जाना जाएगा। और साथ साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि जो हम लैंगिक समानता 2025 में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं कि ये दोनों समान रूप से आने चाहिए, वह भी उस दिशा में हम लोग जो है गंभीर प्रयास कर रहे हैं और जागरूकता के कार्यक्रम। देहरादून से अगली अपडेट, जहां 70 साल के बुजुर्ग ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, जहां लोहे की रॉड से सिर पर मारकर हत्या की है। डालनवाला के संजय कॉलोनी की ये पूरी घटना है, जहां खुद कैंसर पीड़ित है हत्या आरोपी, तो वहीं मृतका थी आरोपी की तीसरी पत्नी। तो देखिए, एक बुजुर्ग ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। खुद कैंसर पीड़ित है जो आरोपी है। मृतका, आपको बता दें, आरोपी की तीसरी पत्नी थी। 70 साल के बुजुर्ग ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। इस हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि लोहे के रॉड से सिर पर मारकर पत्नी की हत्या की है। इसी के साथ देवभूमि में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।